दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी, एचईओ, आरओ यूपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है, ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6। इसका 6 ये सीरीज है। और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए तो ये जो लेक्चर है ये एक खजाना है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से, इस एक टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्यों 8 से 10 क्वेश्चन? क्योंकि इसमें 2 सेक्शन है। एक तो ये रिपोर्ट है ना? ये सर्वे का रिपोर्ट, और दूसरा इस रिपोर्ट में कुछ स्कीम्स मेंशन किए गए हैं, कुछ सरकारी स्कीम्स बताए गए हैं, राइट? तो ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों टॉपिक को मिलाकर कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट? और ये जो इस टॉपिक में जितने भी फैक्ट्स या डेटा दिए गए हैं, ये फैक्ट और डेटा आपके हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड ही है। और आपका जो एचईओ का एग्जाम है ये भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। क्लियर है? ओके, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये मानिए कि आपका जो भी जो सिलेबस है, जिसमें सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, हेल्थ इनक्वालिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इसके साथ से कम्युनिटी मेडिसिन, इन सभी सब्जेक्ट में इस डेटा से, इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे, राइट? तो इस टॉपिक को, इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुनिए। और मैंने इसके जितने भी डेटा हैं इसको बिना किसी छेड़छाड़ के मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, ताकि समझने के साथ साथ आपके पास फैक्ट और इंफॉर्मेशन रहे, ताकि इसे आप बहुत कम समय में याद कर पाओ। अगर आप इस सरकारी डेटा को अगर आप गूगल पे खोजोगे, ठीक है, हालांकि सरकारी डेटा ही है ये, तो आपको ये कम से कम 150 से 200 पेज का मिला हुआ है। तो उसमें से मैंने इसे शॉर्ट लिस्ट करके आपके सामने मिला, ताकि आपके लिए ये इजी हो और इसे याद करना भी आसान रहे, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। जो सबसे पहली स्लाइड है ये है इंट्रोडक्शन एंड सर्वे ओवरव्यू, मतलब हम इसका परिचय देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, परिचय। तो इन शॉर्ट आप इसे याद रखिए, ये डेटा क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि NFHS6। ओके, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था, जारी किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बन सकता है। तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको रिलीज करती है, जो कि हाल ही में भी 2 जून 2026 को ही, पिछले महीने में ही से रिलीज किया गया था। और आपका एग्जाम भी इसी साल हो रहा है ना? तो ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसकी जो नोडल एजेंसी है, मतलब जो मेन एजेंसी जिसने इस पूरे की पूरे रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है, सर्वे को तैयार किया है, बाकी अदर डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट किया है, कोऑर्डिनेट किया है, उस नोडल एजेंसी का नाम क्या है? IIPS, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जो कि मुंबई में स्थित है। मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, राइट? ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है ये इस चीज को, इसको रिलीज कर रही है, इसको प्रकाशित कर रही है, लेकिन इस पे काम किसने किया है? इस नोडल एजेंसी ने। उस एजेंसी का नाम क्या है? IIPS, मुंबई। ओके, अब ये जो डेटा आपके सामने है, ये डेटा किस ईयर का है? मतलब किसी साल में तो सर्वे किया गया होगा, किस अवधि को ये कंसीडर किया जाता है? इसमें 2023 और 24 के दौरान इसे आयोजित किया गया था, और इसी साल का, इसी वर्ष का डेटा को सर्वे किया गया था, राइट? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इसका जो सैंपल साइज है, मतलब कितने एरिया को कवर किया गया था, तो देश भर में 775 जिलों को कवर किया गया था। मतलब 775 जिले में इसका क्या किया गया था? सर्वे किया गया था। और इसके अलावा 6.79 लाख परिवारों को इस सर्वे में, इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो फर्स्ट स्लाइड ही नहीं, ये पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहा हूं, तो इसके लिए इसको आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करिए, और एचईओ के लिए आप इसे कम से कम 10 बार रिवीजन करिए। ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा है, राइट? तो अगला जो स्लाइड है, अगला स्लाइड में हम एक एक करके अब इसके कंपोनेंट को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल हेल्थ केयर की, यानी कि मातृ स्वास्थ्य देखभाल की, ठीक है, मदर हेल्थ की बात करते हैं। और किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज की तरक्की इस बात से देखी जाती है कि वहां प्रेग्नेंट वुमेन की केयर कैसे होती है,
क्योंकि उनके पेट में भविष्य पल रहा होता है, ठीक है? इसलिए जो मैटरनल केयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, राइट? ओके, इसमें क्या बताया गया है कि जो एएनसी का डेटा है, एएनसी, एएनसी यानी कि एंटी नेटल केयर मतलब प्रसव पूर्व देखभाल, राइट? जो 92.6 से बढ़कर ये 95.9 हो गया है, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? राइट? मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने सबसे क्रिटिकल होते हैं। अगर शुरुआत में ही डॉक्टर चेकअप कर लेगा तो बच्चे में जो कोई भी अगर जेनेटिक बीमारी है या मिसकैरेज है, इसका खतरा टल जाएगा। इस खतरे को रोका जा सकता है, जिसे हम कहते हैं एंटी नेटल केयर यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल। राइट? इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट, ये हुआ। इसके अलावा अगेन ये जो पहली तिमाही में जो जांच है, ठीक है, पहली तिमाही में जो जांच किया जाता है, वो जो डेटा है, मतलब वो डेटा 70% से सुधर कर 76% हो गई है, ठीक है? एग्जैक्टली इसका मीनिंग मैंने आपको जो बताई है वही है कि पहले प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में जो जांच की जाती है, उस जांच की जो सुधार है वो 70 से 76% बढ़ गई है, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा, गर्भ में ही होने वाली जो बीमारियां हैं बच्चों को, उसको टाला जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की, यानी कि संस्थागत प्रसव। ये 88.6 से बढ़कर 90.6 पर पहुंच गया है। इसमें भी आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, राइट? ये है क्या? यानी अब 100 में से 90 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, है ना? मतलब इसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जो डिलीवरी आपके हॉस्पिटल्स में होते हैं उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। मतलब अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें से 90 से ज्यादा बच्चे अब अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, घर पे नहीं, राइट? और ये जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, इसके बढ़ने का सीधा मतलब क्या है? एमएमआर। इसका सीधा मतलब क्या है? एमएमआर में सुधार। एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है? यानी माँ के जो मौत का खतरा होता है डिलीवरी के टाइम पे, ये बहुत कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स हैं, मतलब डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गई या एएनएम हो गई, राइट, जो ब्लीडिंग या कॉम्प्लिकेशन को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है? तो इन लोगों का जो परसेंटेज है 89 से बढ़कर 91% हो गया। मतलब पहले 89.4% स्किल्ड अटेंडेंट थे, अब जो स्किल्ड अटेंडेंट है, जो कुशल स्वास्थ्य कर्मी है, वो अब 91.3% हो चुके हैं। जिससे क्या होता है? एमएमआर में सुधार होता है, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में सुधार होता है। डिलीवरी के समय मदर के डेथ की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है? ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ की, यानी कि बाल टीकाकरण और स्वास्थ्य। ओके, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण पर आते हैं। बेसिकली जो 12 महीने से लेकर 23 महीने के बीच में जो बच्चे हैं, इनमें जो फुल इम्यूनाइजेशन कवर है वो अब 87% हो गया है, ठीक है? 12 महीने से लेकर 23 महीने के बच्चों में जो टीकाकरण था, मतलब 12 से 23 महीने के बीच के जितने भी बच्चे हैं, उनमें से 100 में से सिर्फ 83.8 बच्चों का ही टीकाकरण पहले हो पाता था, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया है? 87। मतलब 100 में से अब लगभग 87 बच्चों का टीकाकरण हो जाता है, राइट? ओके, इसके अलावा देश के 95.6% बच्चों को वैक्सीन अब सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज से मिलती है ना? राइट? सरकारी सेंटर से आप इसे अवेल करते हो। इसका मतलब ये होता है कि आज भी जब गरीब या मिडिल क्लास परिवार को लगता है कि बच्चे को सेफ वैक्सीन लगवानी है, तो वो प्राइवेट क्लिनिक के बजाय वो सरकारी अस्पताल में जाता है। वो सब सेंटर्स में जाता है, ठीक है? आपके जो सब सेंटर हो गए, जिसे आप सीएचसी या पीएचसी कहते हैं, सीएचसी या पीएचसी में जाने लगे हैं, राइट? अब भरोसा सरकारी अस्पतालों पर बढ़ रहा है, स्पेशली वैक्सीन के लिए, ठीक है? अच्छा, इसका जो पूरा श्रेय है, ये किसको जाता है? इसका जो पूरा श्रेय है, ये जाता है हमारी एएनएम और आशा दीदी को,
आशा और ANM दीदी को जाता है, राइट? ओके। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आशा और ANM का फुल फॉर्म कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? ये आशा और हमारे ANM दीदी की बहुत बड़ी ये जीत है, ओके? कि उन्हीं की वजह से हम जनता का ट्रस्ट जीत पाए हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो आप प्राइवेट अस्पताल में पैसे खर्च करने के बजाय आप सरकारी अस्पताल में आ सकते हैं, राइट? इसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन कवरेज की बात करते हैं। ये डेटा 36.4% से बढ़कर 85.4% पर पहुंच गया है। इसमें आप ये मानिए कि डबल से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट है ये रोटा वायरस वैक्सीन। ये एक मैसिव इसमें जंप हुआ है। तो रोटा वायरस बच्चों में एक सीवियर डायरिया का सबसे बड़ा कारण होता है। किसका? डायरिया। डायरिया मतलब दस्त। जो बच्चों में दस्त होता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? रोटा वायरस। तो इस वैक्सीन के आने से बच्चों में जो ये जो सीवियर डायरिया का प्रॉब्लम है ये घटकर महज सिर्फ 0.5% हो गया है ना? ये डायरिया कितना हो गया है? 0.5%। किसके वजह से? इस रोटा वायरस वैक्सीन की वजह से। और इस रोटा वायरस वैक्सीन का जो कवरेज है ये अब 85% हो गया। मतलब 100 में से 85 बच्चों को ये वैक्सीन अब आसानी से लग जाती है। इसके पहले ये जो डेटा था ये सिर्फ 36% था। मतलब 100 में से सिर्फ 36% बच्चों को ये लग पाता था, ठीक है? और ये रोटा वायरस का वैक्सीन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपको डायरिया से बचाता है, ठीक है? और डायरिया होने की संभावना अब कितनी हो गई है? सिर्फ 0.5%। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि रोटा वायरस वैक्सीन किस के लिए यूज होता है? किस बीमारी के लिए? तो डायरिया के लिए यूज होता है, डायरिया से बचने के लिए, राइट? ओके। अच्छा, आई मीन कि जो सीवियर डायरिया यानी गंभीर दस्त की समस्या की वजह से जो डेथ होती है वो घटकर अब 0.5% हो गई है। मौत घटकर अब 0.5% हो गई है, ठीक है? यानी बच्चों की प्रिवेंटिव डेथ रोकने में ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, ठीक है? ऑलराइट, नाउ चाइल्ड न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स की बात करते हैं। देखिए, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? उसको मैं आपको कनेक्ट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हर एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। इस वजह से मैंने इस डेटा को आपके सामने एकदम रॉ परोसा है, एकदम कच्चा परोसा है, ठीक है? ऑलराइट, ताकि आपको जब भी आप इस वीडियो को रिवीजन के लिए बार बार देखें तो आपको बहुत लंबा ना देखना पड़े। नाउ वी टॉक अबाउट द चाइल्ड न्यूट्रिशन इंडिकेटर। तो अब बात करते हैं सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज चाइल्ड न्यूट्रिशन। इसमें बच्चे अक्सर 3 टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? और आज इसे क्लियर करते हैं। बच्चे नहीं, मतलब आप एस्पिरेंट्स, ठीक है? इसमें आप लोग कंफ्यूज थोड़ा होते हो, जिसके हम बात करते हैं। सबसे पहला है स्टंटिंग। फर्स्ट है स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब नाटापन, आप इसे कह सकते हैं। इसका मतलब है कि एज के हिसाब से हाइट का कम होना, है ना? आपकी उम्र के हिसाब से आपका हाइट अगर कम है तो आप नाटापन के शिकार हैं। और ये नाटापन दिखाता है कि क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। ये किसका संकेत है? माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का संकेत है ये। यानी बच्चे को अगर बहुत लंबे समय से खाना नहीं मिल रहा है, उनको शुद्ध पौष्टिक आहार या न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, तो उनमें स्टंटिंग होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और ये जो स्टंटिंग की संभावना है ये 35.5% से घटकर ये 29.3% हो गया है। मतलब स्टंटिंग की जो दिक्कत है, जो बीमारी है, ये अब कम हो रही है, इसका परसेंट घट रहा है, राइट? ओके, जो एक बेहतरीन सुधार है बेसिकली। इसके बाद अब बात करते हैं अत्यधिक सूखापन, मतलब सीवियर वेस्टिंग की। ये क्या होता है? इसका मतलब है हाइट के हिसाब से वेट बहुत कम होना, ठीक है? अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं ये क्या है। हाइट के मुकाबले हाइट के मुकाबले सॉरी, ये क्या था? एज के मुकाबले, एज के मुकाबले हाइट कम होना, ठीक है? एज के मुकाबले हाइट कम होना। और ये क्या है? वेस्टिंग क्या है? ये है हाइट के मुकाबले वेट कम होना, ठीक है?
हाइट के मुकाबले वेट कम होने से हम कहते हैं वेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है, आपको हमने दूसरे लेक्चर्स में आपको बताया भी है, राइट? ओके, तो ये दिखाता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन अगेन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिखाता है? क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। स्टंटिंग दिखाता है क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, और ये दिखाता है अक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप मिस कर सकते हैं, राइट? यानी बच्चा हाल ही में किसी लंबी बीमारी या अचानक भूखमरी का शिकार हुआ है। अक्यूट का मतलब क्या है? ये नई नई बीमारी है या नया प्रॉब्लम है, और क्रॉनिक का मतलब होता है पुराना, पुरानी बीमारी या पुराना प्रॉब्लम। तो जो वेस्टिंग दिखाता है कि मतलब बच्चा हाल ही में किसी बीमारी की वजह से जूझ रहा है, और या अचानक भूखमरी का शिकार हो गया है, ठीक है? इसके वजह से उसका वजन बहुत अचानक से कम हो गया है, और ये भी जो बीमारी है, इसका ये 7.7 से घटकर अब 5.2% पर आ गया है। मतलब ये मानिए कि 100 में से पहले 7.7% लोग इसका शिकार होते थे, लेकिन अब ये डेटा कम होकर 5.2 पर आ गया। मतलब 100 में से लगभग 5 लोग ही अब इस दिक्कत का शिकार होते हैं, ठीक है? इसके बाद अगला है कम वजन का अनुपात, यानी कि अंडरवेट। इसका मतलब है एज के हिसाब से वेट कम होना। यहाँ क्या था, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था? हाइट के हिसाब से वेट कम होना। अब ये यहाँ पे क्या है? एज के हिसाब से वेट कम होना, ठीक है? वजन कम होना एज के हिसाब से। इसमें ज्यादा सुधार तो नहीं हुआ है, बट फिर भी डॉक्यूमेंट में इसे कम दिखाया गया है। मतलब पहले 32.1% था, अब ये 31.8% हुआ। मतलब लगभग सिर्फ 0.3% का सुधार हुआ है। तो ये चिंता की बात है, ठीक है? इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम यहाँ पे 3 से 5% का सुधार होना जरूरी था, राइट? तो ये जो सारा डेटा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, ठीक है? आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसके बाद इसके बाद अब बात करते हैं अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग की, ठीक है? अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, देखिए, बर्थ के 1 घंटे के भीतर बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाने का जो रेशियो है, ये 50.1% अब हुआ है, जो कि पहले 41.8% था, ठीक है? मतलब माँ का जो पहला पीला दूध होता है, जिसे आप कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में इसे कहते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है? कोलोस्ट्रम यानी कि माँ का पहला पीला दूध, ये बच्चे के लिए वही नेचुरल वैक्सीन का काम करता है, और इसीलिए इसका बढ़ना बच्चों की लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले 1 घंटे, जन्म के 1 घंटे के भीतर जो स्तनपान का रेशियो था, वो सिर्फ 41.8% था। अब ये 50.1% हो चुका है। तो इसमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? तो ठीक है, अब हम अपने अगले स्लाइड पर आते हैं। जो अगला स्लाइड है, ये है वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन के ऊपर, यानी कि महिला सशक्तिकरण और समावेशन। इट्स महिला सशक्तिकरण और समावेशन, ठीक है? तो एग्जामिनेशन में, हालांकि इस एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम फॉर्म फिल किए गए हैं, ये फीमेल ने काफी सारे फॉर्म फिल किए हैं। तो एग्जाम में इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस भी वुमेन एम्पावरमेंट से पूछा जाएगा, ठीक है? ओके, तो सबसे जो पहला फैक्ट है, ये है इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट का उपयोग यानी कि डिजिटल डिवाइड, ये कम हुआ है। डिवाइड कम हुआ है, ठीक है? मतलब इंटरनेट का उपयोग करने वाली जो महिलाएं हैं, पहले 33.3% ही थी, जो कि अब बढ़कर ये दुगुनी हो गई, मतलब 64.3% हो चुकी है, ठीक है? और ये जो डेटा है, ये 2023-24 के सर्वे के हिसाब से डेटा ये बनाया गया है, राइट? ओके, अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो एनएचएफ, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का डेटा था, वो 5 कब था? ये कब रिलीज हुआ था? 5। और उसके बाद जो 4 है, इसके बारे में हमने एक और वीडियो, मतलब मैंने आपको बताया है, अब मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है? वो किस टॉपिक में था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने बकायदा आपको चार चार ये एनएफएचएस का डेटा आपको बताया है, 5 डेटा आपको बताया है, तो ठीक है? तो जो पांचवा था एनएफएचएस 5, एनएफएचएस 5 जो डेटा था, ये आया था 2019
2019 से 21 2019 से 21 के डेटा पर आपके आधार पर आया था, ठीक है। और अगला है 2023-24, यानी कि ये 3 साल के बाद का डेटा है ये। और 3 साल के बाद के डेटा में ये इतने इंप्रूवमेंट आपको देखने मिल रहा है। तो पहले जो महिलाएं थी वो सिर्फ 33% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती थी, बट अब लगभग ये 64% दुगना हो गया। स्टेटमेंट में जरूरी नहीं है कि आपको ये फैक्ट पूछ लेगा 33 का 64, हो सकता है कि पूछ ले कि ये वाक्य, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, कि महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग करने का जो डेटा है वो लगभग दुगना हो गया है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से याद रखिए। अगला, बैंक खातों का संचालन महिलाएं कितना कर रही हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि अपना बैंक अकाउंट खुद चलाने वाली जो महिलाएं हैं, ये अब कितनी हो गई है, 89% हो गई है, जो कि पहले 78.6% थी। वो महिलाएं जो अपना बैंक अकाउंट खुद से चलाती हैं, खुद जाके पैसे निकालती है बैंक से, खुद पैसे डिपॉजिट करती हैं, या तो खुद से ही वो जीपे वगैरह यूज कर रही हैं, तो उनका क्या हो गया है, उनकी संख्या, उनका परसेंटेज बढ़ के 89% हो गया है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पहले क्या होता था, अकाउंट पति या तो उनके पिता चलाते थे, या तो घर में कोई भी जो मेल मेंबर है वो चलाते थे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ है, इस डेटा के बढ़ने से, मतलब अब जो डायरेक्ट यूज हो रहा है वो बढ़ रहा है, राइट। नाउ, मोबाइल फोन का स्वामित्व, यानी कि मोबाइल फोन ओनरशिप, ठीक है। तो जब एक महिला के पास उनका अपना खुद का मोबाइल फोन रहेगा, तभी तो वो अपना बैंक अकाउंट भी चला पाएंगी। तो इसीलिए ये डेटा में भी इम्प्रूव हुआ है। ये जो मोबाइल फोन ओनरशिप है, मतलब महिलाओं का मोबाइल का ओनर होना, मतलब उनका खुद का मोबाइल होना, वो पहले 53.9% था, अब ये 63.6% हो गया। इसमें भी क्या हुआ है, उछाल आया है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली अपना फोन यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली फोन यूज कर पाएंगी, तो ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट। ओके, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, फैमिली में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो महिलाओं की बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे या भारत में क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी है ये बेसिकली मेल मेंबर के पास होता है, यानी कि हमारे पिता के पास होता है। लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रहा है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। वो जो महिलाएं हैं वो बच्चों की पढ़ाई पर और हेल्थ पर खर्च करने के फैसले ये खुद ले सकती हैं, क्योंकि इनके पास इंटरनेट है, इनके पास मोबाइल फोन है इनका, और इनका अपना बैंक अकाउंट है, तो इन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है, परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, राइट। और इससे क्या हो रहा है, इससे पूरे देश का, पूरे परिवार का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा। सोचिए कि एक छोटे से एक्ट से, एक छोटे से निर्णय से कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्लियर है। तो ये रहा मोबाइल फोन ओनरशिप की वजह से। अच्छा ही, इसके बाद मासिक धर्म स्वच्छता, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, ये 15 से 24 वर्ष की युवतियों में जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है ये अब बढ़कर 79.2% हो गया है, ठीक है। यंग वुमेन में जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो रेशियो है वो काफी इंप्रूव हो गया, बढ़ गया है। ऑलराइट, नाउ अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड फैमिली प्लानिंग की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वित्तीय सुरक्षा और परिवार नियोजन यहाँ पे जब टर्म आ गया है तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। बिकॉज गवर्नमेंट परिवार नियोजन को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि इससे पॉपुलेशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको कोर डायनामिक की बात करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। भारत में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि लोग बीमारी के खर्चे की वजह से गरीब हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी को कैंसर हुआ है और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मान लीजिए कि मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, लेकिन उस कैंसर के ट्रीटमेंट में कम से कम 20 से 25 लाख या उससे ज्यादा भी पैसे लग जाते हैं। तो एक अच्छा खासा मिडिल क्लास फैमिली वो बीपीएल के नीचे भी आ सकता है इस बीमारी से, ठीक है। और इसीलिए इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो स्वास्थ्य बीमा जो कवरेज है ये 41% से बढ़कर अब ये 60% पहुंच गया है। मतलब
41% परिवार पहले इंश्योर्ड थे, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, अब वो बढ़कर 60% हो गया है। ठीक है, ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। ओके, इसके पीछे आयुष्मान भारत है ना, इसके पीछे क्या क्या स्कीम्स इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, तो वो है आयुष्मान भारत, राइट। इसके अलावा पीएम जय योजना, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत पीएम जय स्कीम, राइट। इनका सबसे बड़ा हाथ है, जो कि 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। क्या देता है? ये एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी है। ठीक है, ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस, कैशलेस इंश्योरेंस कवर। कैशलेस मतलब क्या, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये बस कार्ड दिखाइए और आपका 5 लाख तक का ट्रीटमेंट बिना पैसे के हो जाएगा। ठीक है, कैशलेस इसे कहते हैं। ओके, और जिसके वजह से जो परिवार जो बैंकरप्सी का शिकार हो जाते हैं, मतलब जिनकी जो माली हालत है वो बहुत खराब हो जाती है, उस चीज से इन्हें बचाया जा सकता है, राइट। ओके, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इस पूरे स्लाइड का ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, टीएफआर डेटा। आप इसे 5 स्टार मार्क कर सकते हैं। सो टीएफआर यानी कि कुल प्रजनन दर। ठीक है, टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। तो भारत की अभी जो कुल प्रजनन दर है ये 2.0% पर स्थिर बनी हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट वाइज भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कथन निष्कर्ष की तरीके से और इस फैक्ट के तरीके से भी। ओके, ये 2.0 पर बनी स्थिर है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉपुलेशन ब्लास्ट का प्रॉब्लम है वो अभी स्थिर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट जिसे आप कहते हो रिप्लेसमेंट, विच यू कॉल रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहता है कि किसी भी एक कंट्री का अगर टीएफआर जो 2.1% से नीचे है तो वहां पे पॉपुलेशन ब्लास्ट की संभावना कम हो जाती है। अच्छा, ये टीएफआर क्या होता है? ये मान लीजिए कि भारत में जितनी महिलाएं हैं, एक अगर कोई भी महिला है तो अपने लाइफ टाइम में, मतलब सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दे रही है ऑन एन एवरेज, औसतन सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ऑन एन एवरेज। इसे कहते हैं टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो पॉपुलेशन ना बढ़ती है ना घटती है, ये स्टेबलाइज रहती है, स्थिर रहती है। तो भारत का टीएफआर कितना आ गया है? 2.0 पर आ गया है। और ये दिखाता है कि हम अब हमारी जो पॉपुलेशन ब्लास्ट की समस्या है वो नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये अब स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। ओके, इसके बाद यहाँ पे सीपीआर है, ये है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस, यानी कि गर्भ निरोधक प्रसाद दर। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्टिव जो लेने की जो पॉसिबिलिटी है, ये क्या हो गया? बढ़ गया है, रेट है जो बढ़ गया है वो 66.7 से बढ़ के 69.1% हो गया है। किसके वजह से? अवेयरनेस की वजह, जागरूकता की वजह से। मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए अब लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों का अब इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब उस मैं पार्ट 2 की बात कर रहा था जिसमें सारे स्कीम्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट डेटा में ये सीधे सीधे लिखा गया है। इसकी बात करते हैं। हालांकि इन सभी जो स्कीम्स है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा, ताकि इनमें से कोई भी फैक्ट या डेटा मिस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि उस सरकारी दस्तावेज में इसका नाम दर्ज किया गया है, राइट। तो क्या क्या है अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मैटरनल हेल्थ सपोर्ट, यानी कि मातृ स्वास्थ्य योजना, जिसमें जननी सुरक्षा योजना आता है और सुमन योजना। इसके बाद इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि करके। ठीक है, एक दूसरे लेक्चर में, इस सीरीज के दूसरे लेक्चर में। ओके, जो कि सेफ एंड क्वालिटी डिलीवरी के लिए जाना जाता है। ये जो स्कीम है ये सुरक्षित डिलीवरी के लिए लाया गया है, ताकि मौत के सिलसिले जो एमएमआर होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, ये कम हो जाए। अगला है पोषण कार्यक्रम, राइट। तो पोषण कार्यक्रम के लिए पोषण अभियान और पोषण 2 नाम की स्कीम्स चलाई जा रही है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर्स को डिजिटल किया गया है,
जिससे बच्चों की जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम या वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, इसको रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। अब उस पे फोकस किया जा सके। अगर अगर सेंटर को पता होगा कि भाई ये बच्चे में स्टंटिंग या वेस्टिंग की समस्या आ रही है, तो उस पे तुरंत उस पे कार्रवाई कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए इसको डिजिटल कर दिया गया ताकि रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। ओके, अगला है डिजिटल ट्रैकिंग। अच्छा, ठीक है, डिजिटल ट्रैकिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पोषण अभियान और पोषण 2 ये टारगेट करता है किसको? स्टंटिंग और न्यूट्रिशन को। नाउ द नेक्स्ट इज डिजिटल ट्रैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ये यू विन नाम का प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों के टीकाकरण रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, उसको ट्रैक करता है। ठीक है, जैसे कि कोविन था, कोविड के टाइम पे कोविन नाम का जो एप्लीकेशन था, ये पूरे देश का जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड था, जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड उसका ट्रैक रखता था। वैसे ही ये यूविन है। अब हर बच्चे के मैंडेटरी जो 12 वैक्सीन होते हैं, इनका डिजिटल ट्रैक रखा जाएगा। अगर कोई बच्चा डोज मिस करता है तो ऑटो एसएमएस चला जाएगा उस पेरेंट्स के मोबाइल पर कि भाई आपने अपने बच्चे का ये पर्टिकुलर डोज मिस किया हुआ है। और आप और ये जिसके वजह से जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत कम हो गया है। ड्रॉप आउट रेट मतलब क्या? जो बच्चे बीच में वैक्सीनेशन छोड़ देते हैं उसे कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। तो अब ये कम हो गया क्योंकि ये ट्रैकिंग फैसिलिटी हमारे पास आ गई है। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ओके, इसके अलावा है मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, जिसमें पीएम मातृ वंदना योजना के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, मैटरनिटी बिलीफ के लिए, जिसमें सीधे सीधे उनको डीबीटी मिलेगा, मतलब नगद प्रोत्साहन मिलेगा। जो कैश है वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कमेंट में आप मुझे डीबीटी का फुल फॉर्म बता सकते हैं। डीबीटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये। ओके, देखिए इन सभी जितने भी स्कीम्स यहाँ लिखी गई हैं, बाकायदा हम मैं इस पे एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, लेक्चर मैं बनाऊंगा, तो उसको आप बहुत डिटेल में कवर कर लेंगे। इसके बाद अब भाई मेजर चैलेंजेस क्या हैं? इस रिपोर्ट में क्या मेजर चैलेंज, जो मुख्य चुनौतियां हैं, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, ओके, देखिए ये बेसिकली एनालिसिस ऐसे हमने किया हुआ है, राइट। ओके, तो सबसे पहले द ड्यूअल बर्डन। ठीक है, सबसे पहले कुपोषण और मोटापे का जो दोहरा बोझ है, इसके बारे में बात करते हैं। एक तरफ हम स्टंटिंग और वेस्टिंग कम कर रहे हैं, है ना, मतलब अंडर न्यूट्रिशन कम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अडल्ट में ओबेसिटी बढ़ रही है, मतलब मोटापा बढ़ रहा है, और लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, वो बढ़ रहा है, राइट। तो एक तरफ हम इस पे ध्यान तो दे रहे हैं अंडर न्यूट्रिशन पे, मतलब माल न्यूट्रिशन पे, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ओबेसिटी भी बढ़ रही है। तो ये जो दोहरा बोझ है, ये एक बड़ी चुनौती है, राइट। भारत अब दोनों चुनौतियों से, दोनों प्रॉब्लम से एक साथ लड़ रहा है। ये एक चैलेंज है। उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटीज है, मतलब क्षेत्रीय समानता। बिहार, यूपी जैसे जो स्टेट्स है, या साउथ या वेस्टर्न स्टेट्स के बीच का जो डेटा है, अभी भी इसमें बहुत बड़ा गैप है। मतलब यूपी बिहार हो गया और साउथ या वेस्टर्न स्टेट्स हो गए, है ना, उनमें भी डेटा बहुत डाइवर्स आता है, बहुत उसमें अंतर दिखता है, बहुत गैप दिखता है। ठीक है, तो हमें स्टेट स्पेसिफिक के बजाय हमें डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। ठीक है, तभी हम इस पूरे स्टेट पे फोकस कर पाएंगे, राइट। क्या करना चाहिए हमें? डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी चाहिए, राइट। ओके, नाउ इसके बाद अब फर्स्ट जो 1000 डेज का जो कंसेप्ट है, इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट 1000 डेज वाला ये है क्या? यानी प्रेगनेंसी के 270 दिन और बच्चे के शुरुआती के जो 2 साल होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि प्रेगनेंसी के 270 दिन प्लस बच्चे के शुरुआती जो 2 साल, मतलब 2 साल मतलब कि 730 दिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो अगर ये 1000 दिन बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिला,
ठीक है, उसको पोषण अच्छे से मिला, तो उसका जो ब्रेन है और फिजिकल डेवलपमेंट वो हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। तो हमें इस पे फोकस करने की जरूरत है फर्स्ट 1000 पर, राइट। इसके साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करना है, यानी कि हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर को, मतलब सीएचसी और पीएचसी को क्या कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, मतलब जो आपके जीवन शैली से जो जुड़ी बीमारियां हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सके, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा डेटा, ये हमारा पूरा डेटा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट। तो इसमें जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है, 5 है, 6 है, ये तीन जो चीजें हैं वो हमने 6 अभी कवर किया क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट था। तो जो नेशनल हेल्थ सर्वे 5 या 4 है, अच्छा मैं एक ब्रीफ आपको बता भी दूं, तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 था वो 2015-16 में आया था, ठीक है। 2015-16 का डेटा कवर करता है, सर्वे कवर करता है। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था वो 2019 और 20 का डेटा, 19 से 21 का डेटा कवर करता है। कोविड की वजह से ये थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है। 2019 से लेकर 2021 तक का ये डेटा कवर करता है। और जो हमारा रिसेंट है NFHS 6 है, ये 2023 और 24 का डेटा कवर करता है। क्लियर है? ओके। तो ये सारे स्कीम्स रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करके भी पढ़ना है। तो एक लेक्चर मैं इन दोनों पर भी लेकर आऊंगा। थर्ड तो मैंने कवर कर लिया, बट इन दोनों पर भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। और उसको हम कंपेयर करेंगे थर्ड के साथ भी। ओके, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा सेशन। आई बिलीव आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेरा जरा भी आपके एग्जाम में के प्रिपरेशन मेरा जरा भी योगदान रहा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है मैं अपने ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसे डाल दूंगा, ठीक है। पेड ग्रुप में डाल दूंगा मैं। और अगर आपको नोट्स और एमसीक्यू से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपको पेड बैच चाहिए, तो आप मुझे 8851427835 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज, ठीक है। आपको इसके अलावा दूसरा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।